हेलो एवरीवन। सिक्स क्लास का फर्स्ट लेसन हमने पढ़ लिया था। सेकंड लेसन है भोजन के घटक। भोजन के घटक से मतलब है कि जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या क्या पदार्थ उपस्थित होते हैं और उन पदार्थों का क्या महत्व होता है, वो उसके घटक हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि चपाती है, चपाती को रोटी को बनाने के लिए उसके क्या क्या घटक होंगे, तो उसके लिए गेहूं का आटा प्लस में जल की आवश्यकता होगी, उससे रोटी बनाई जा सकती है, तो उसके घटक कहलाते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। कि जैसे भोजन की यदि बात की जाए तो भोजन के अंदर हम क्या क्या चीज़ खा रहे हैं वो उसके घटक हैं। जैसे हम चपाती खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं और बैंगन खा रहे हैं, तो उसके क्या कहलाएंगे? घटक कहलाएंगे। क्रियाकलाप फर्स्ट है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हैं। इस तरह के आहार कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इस सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खास के कि हम हर समय यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में ये नहीं है कि हम एक प्रकार का भोजन कर सकें। हमारे को जो उपलब्ध भोजन होगा वही हम भोजन ग्रहण करते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो ये एक सारणी है कि पंजाब है। पंजाब में अन्न का व्यंजन क्या है? मक्के की रोटी है। और दाल या मांस का व्यंजन वहाँ पे क्या है? राजमा है। सब्जियां सरसों का साग ज़्यादा प्रचलित है। अन्य व्यंजन दही और घी हैं। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में क्या है? चावल है और दाल, अरहर की दाल है तथा रसम, चारूम और सब्जियां हैं कुंदरू की। और अन्य व्यंजन है मट्ठा, घी और अचार। इसी प्रकार आप अन्य किसी क्षेत्र या राज्य की उस अन्न का नाम लिखोगे। यहाँ पे राज्य का नाम राजस्थान जैसे लिखा, राजस्थान में क्या अन्न प्रचलित है और यहाँ पे अधिक कौन सी दाल बनाई जाती है, सब्जियाँ कौन सी प्रचलित हैं, अन्य व्यंजन के रूप में क्या खाया जाता है, तो ये आप इसके अंदर लिखोगे। इसके बाद है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ उसके अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? क्या इस कच्ची सामग्री
में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस कच्ची सामग्री का हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? पोषक कहलाती है। ध्यान में रखना कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। इन घटकों में क्या क्या शामिल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हो सकते हैं। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं और पोषक तत्व के नाम पूछा जाए तो इस प्रकार आपको लिखना है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कि हमारे शरीर को कुछ जल की भी आवश्यकता होती है, अन्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, और वो हम कहाँ से पूरा करते हैं? ये तो है नहीं कि हम निरंतर भोजन करते रहेंगे और उससे हमारे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, पर ऐसा संभव नहीं होता। आगे हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को परीक्षण सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन परीक्षण के लिए आयोडीन लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो ये आपको प्रयोग करने के लिए कौन कौन से प्रयोग करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करना है, प्रोटीन का, वसा का परीक्षण करने के लिए ये चीज़ आपको आवश्यकता होगी, जिससे हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि हम कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस पदार्थ को कभी भी चखना नहीं चाहिए। चखने से मतलब है कि हम उस पदार्थ को टेस्ट कर रहे हैं। यदि टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो रासायनिक पदार्थ खतरनाक हो, तो हमारे मुँह को ख़राब कर सकता है। तो अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए इसको उपयोग करते समय। इसके बाद है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। कि यदि इसमें से कोई भी विलयन तैयार नहीं है तो आप निम्न विधि के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। कि जिस प्रकार से विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखेंगे कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। पहले हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। इसका किस प्रकार से करेंगे? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी आदि परख में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देनी चाहिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाना है तो परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देनी चाहिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ये है कि यदि कोई विलयन उपस्थित नहीं है तो इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। इसके बाद है 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से कास्टिक सोडा विलयन बन जाता है। कास्टिक सोडा घर में उपलब्ध होता है, तो इसका जो 100 ml जल के अंदर 10 ग्राम यदि मिला देते हैं तो वो कास्टिक सोडा विलयन तैयार हो जाएगा। अब मंड का परीक्षण करते हैं किस प्रकार से। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालनी है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड
इसका परीक्षण करने के लिए क्या लेंगे, आयोडीन विलयन लेंगे। इस आयोडीन विलयन को जिस पदार्थ पर मंड का परीक्षण करना है उस पदार्थ पर क्या डाल देंगे, आयोडीन की कुछ 2 या 3 बूंदें डाल देंगे। यदि आयोडीन ये मंड की उपस्थिति है, मंड प्रजेंट है, तो इसका मतलब उस विलयन का जो रंग है वो नीला या काला हो जाता है। तो ये नीला या काला किसको दर्शाएगा, मंड परीक्षण को दर्शाएगा। जिस प्रकार से ये प्रयोग किया गया है कि आलू के अंदर प्रयोग किया गया है, तो आलू को की एक पीस लिया हुआ है, इस पीस के ऊपर आयोडीन के विलयन की बूंदें डाली गई है। आयोडीन की बूंदें डालने ही आप इसमें कलर देख सकते हो कि कलर आपको ब्लैक या ब्लू कलर आ जाता है, जिससे मंड की उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही। मंड की उपस्थिति आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो ओके, थैंक यू।